ये हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। कोई गलत काम हो गया मुझसे? Bluetooth mode. कोई गलत काम हुआ मुझसे? कोई मैंने किसी को गलत दिशा देने की कोशिश की? क्या मैंने ओशो की देशना के खिलाफ जाके कुछ किया? हाँ, इतना जरूर है, कुछ परीक्षाएं ली, कुछ परीक्षाएं लूंगा, और उस परीक्षा के लिए कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा। ना यहां आने से पहले मैं कोई तैयारी करता हूं, ना कुछ सोचता हूं कि वहां जाके मुझे क्या बोलना है। यहां इस गद्दी पे बैठ के जो निकलता है वो बकवक कर देता हूं। दैट्स ऑल। क्योंकि जो तैयारियां और प्रिपरेशन और दिमाग चला के चीजें की जाती हैं, उनमें इतनी खूबसूरती होती नहीं, उसमें इतना आनंद होता नहीं जितना स्पॉन्टेनियस होने में है। तो कुछ प्रश्न हैं, निश्चित ही वो प्रश्न बहुत सी बातों का उत्तर दिलवा देंगे, तो मैं पहले कहानियां सुनाने की बजाय प्रश्न ही लेता हूं। आपने कल संकल्प की जो बात कही, क्या आप ओशो की आड़ में अपना नया धर्म खड़ा करना चाहते हो, जहां ओशो का नाम कुछ भी नहीं होगा? यदि ऐसा आप करना चाहते हैं तो पूरा अपने नाम पर ही करना उचित नहीं होगा? बड़ी अजीब सी बात है। चलो एक टेस्ट कर लेते हैं। यहां उपस्थित कितने लोग हैं जो सिर्फ ओशो की वजह से उपस्थित हैं? हाथ खड़ा करें। जो सिर्फ और सिर्फ ओशो की वजह से उपस्थित हैं, नीचे करें। और यहां कितने लोग हैं जो सखा की वजह से उपस्थित हैं? मुझे लगता है फैसला हो गया। मुझे किसी तरीके के धर्म बनाने की अगर जरूरत होती तो मेरे पास ओशो सन्यासियों से ज्यादा मेरे चाहने वालों की संख्या है। ओशो के जगत से तो मुझे धन्यवाद दिलवाना है कि एक सखा जो अपना कल्ट खड़ा कर सकता था, अपना धर्म खड़ा कर सकता था, अपना अलग से पूरा नाम खड़ा कर सकता था, उसने अपनी पूरी ऊर्जा ओशो की देशना को बढ़ाने के लिए लगा दी। क्या गलत कर रहा हूं मैं? लेकिन ओशो की देशना का मतलब डायनेमिक का प्रचार नहीं है। वो मूर्ख हैं जो समझते हैं डायनेमिक और कुंडली का प्रचार ओशो की देशना है। ओशो की देशना का प्रचार ओशो की किताबें और फोटो बेचना भी नहीं है। ओशो की देशना का प्रचार है वो हिम्मत पर लोग पैदा करना जो कह सकें डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस। ये है मेरा कंसेप्ट, वो हिम्मत पर पैदा करना। ओशो के कार्य के लिए मैंने कुछ लोगों को आवाज दी, और उस कार्य के लिए इस साहस को भी मैंने मांगा कि मैं ओशो की माला तुमसे छीन लूंगा अगर तुम्हारे गले में ओशो की माला है। कईयों के हृदय कंपित हो गए इस बात से, कईयों के हृदय। अरे तुम दांव तो लगाते। अगर अभी कोई मुझसे आके कहे, एनीबॉडी चैलेंज, कोई भी यहां बैठा हुआ, बोलो सखा आश्रम कौन संभालने को तैयार है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जैसे कि मैं कर रहा हूं, मैं अभी सखा आश्रम उसके नाम करने को तैयार हूं। लेकिन उस नाम के साथ साथ यह भी लिखाऊंगा कि उसे 10 साल तक कम से कम सखा आश्रम ऐसे ही चलाना पड़ेगा जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं। जो तैयार हो, अभी नाम करने को तैयार हूं, बढ़ो आगे। है हिम्मत किसी में?
अभी, राइट नाउ, कोई देर नहीं, 10 साल तक एग्रीमेंट करना होगा उसे कि वो इस आश्रम को चलाएगा, और मैं अभी से उसके नाम कर दूंगा और 10 साल बाद पूर्णता उसके नाम हो जाएगा। बताओ कौन कर रहा? नोबडी। बातें, आरोपण, दूसरे को मस्त देख के अंदर खलबली मच जाती, हम मस्त हैं क्यों नहीं। इसे जलन कहते हैं मित्र। इसी से तो मुक्त कराने निकला हूं तुमको। सोचो, कल रात से मैं खलबली देख रहा हूं, अनजान नहीं हूं, और खलबली की ही इसीलिए थी कि तुम्हारे अंदर एक नया चिंतन खड़ा कर सकूं। मुझे बहुत लोग कहते हैं बड़ा चालाक आदमी है, तो तुम सोचना कि अगर मैं इतना ही चालाक होता तो क्या इतनी सहजता के साथ अपने जीवन को रख पाता? चालाक व्यक्ति क्या ऐसा कर पाता है? मुझे दिखाओ एक चालाक व्यक्ति जिसने अपने जीवन को पूरा खोल के रख के जिया हो। एक चालाक व्यक्ति का नाम बताओ मुझे, एक तो बता दो। अब यार तुम नाम भी नहीं बता पाते, एक भी चालाक व्यक्ति का नाम नहीं बता पाते। हां, अगर तुम नाम बताना चाहोगे तो तुम्हारी निगाह फिर अनजाने में ही उन्हीं लोगों की तरफ घूम जाएगी जिनके चरणों में दुनिया पड़ना चाहती, अगर तुम मेरे जैसे कंपैरिजन पे ढूंढ के लाओगे। तीसरी चीज कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, आप ओशो जगत का ढूंढ के लाइए, कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी मंच पे अपनी घोषणा की हो कि हां मैं हूं, ओशो की कहानियां ना सुनाई, एक भी ढूंढ के लाइए। आप लोग अगर मेरे ऊपर ये बात उठाते हैं कि सखा ओशो की आड़ में, अरे सखा नमक है ओशो की दुनिया का, सखा ना हो तो नमक की कमी पड़ जाएगी तुम्हारे ओशो जगत के खाने में। मैं जिंदा कर रहा हूं अपने खून से, पसीने से, अपनी समझ से, अपने जीवन से, अपने कष्टों से ओशो जगत में फिर से वो क्रांति की आग पैदा करना चाहता हूं। जिसको ओशो देखना चाहते थे वो पूरी जीवन लगा के और अंत में इस पीड़ा से चले गए कि मैं अपने दिल की बात कह सकूं, ऐसे 4 लोग भी नहीं मेरे पास। उसकी पीड़ा कभी समझी तुमने? घर के किसी कमरे में बैठ के ओशो का फोटो लगा लेने से ओशो का काम नहीं होगा, ना ही उस फोटो के आगे रोने से ओशो का काम होगा। और ओशो का काम, कई लोग कहते हैं अरे ओशो का काम क्या है, बुद्ध होना ही काम है, बस जागरण हो जाए यही तो ओशो का काम है, हम तो जागरण के लिए आए हैं। क्या करोगे जागृत होके? आज सुबह एक बच्चे ने, यहाँ जो मित्र इकट्ठे हुए थे उनमें एक बच्चे ने लिखा था कि मुझे तो जीवन जीना है, बस आपके साथ जीवन जीना है। तो मैंने कहा क्या जीवन जीना है? बोले आनंद का जीवन जीना है। मैंने कहा आनंद के साथ, जैसे आनंद कौन, किसका जीवन? बुद्ध का जीवन, महावीर का जीवन, ओशो का जीवन। आनंद का जीवन किसके तरीके से जीवन जीना है? तो आप में से सब अभी बोलेंगे हमें ओशो की तरह जीवन जीना है। कौन कौन है यहां जो ओशो की तरह जीवन जीना चाहता है? हाथ उठा दे। मात्र 3 हाथ उठे। यहां पे इतने प्रेमी इकट्ठे हैं, मात्र 3 हाथ उठे ओशो की तरह जीवन जीने के लिए। और मैं अब उन तीनों से पूछूंगा, थेलियम पियोगे? थेलियम जहर। अब उन तीनों में एक आदमी ने कहा हाँ हम लेंगे।
और ये जो लड़का है इसे मैंने चुना है उस यात्रा के लिए जो ओशो जगत के और विस्तार का काम करेगी। देख लो मेरा चुनाव, देख लो मेरा ढंग। ये है। और आप लोग ध्यान आनंद पाना चाहते हो, कोई बुद्ध की तरह आनंदित होना चाहता है लेकिन घर त्यागना नहीं चाहता, कोई आनंदित होना चाहता है महावीर की तरह अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन कानों में कीले ठोक दी जाएंगी उसके लिए कोई तैयार नहीं। ओशो की तरह जीवन जीना चाहते हैं बहुत से लोग, लेकिन जरा सी पंडित की चुटिया काट के दिखाओ। बड़ी अच्छी कहानी तुमने सुनी है, बहुत तालियां बजाई होंगी, वाह वाह हमारे गुरु देखा पंडित की चुटिया काट देते थे। अरे तुम नाखून ही काट के दिखा दो, पता लग जाएगा कि हमारे ओशो तो जो है आते हैं हमारे पास, ऐसे मैसेज आते हैं कि स्वामी जी हम आज आए हुए हैं उस जगह जहां ओशो नदी के ऊपर पुल है और नीचे से नदी बहती है उफनती हुई, हम इस समय वहीं पे आए हुए हैं, आपकी याद आई, आपको फोन कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूं कि क्यों फोन कर रहे हैं और वहां जाके कर क्या रहे हो, जहां पे वो उफनती नदी पे पुल से ओशो कूद जाया करते थे, तुम वहां क्या कर रहे हो? बोले हम यहां बैठ के ध्यान करेंगे आंखें बंद करके, हो। अरे मैंने कहा कूद पड़ो, करके देखो। ओशो कूद पड़े और तुम वहां जाके आंख में डकारे डकारे घर पे लिया करो, इसके लिए वहां पुल पे जाने की क्या जरूरत, बदनामी कराते हो। और अगर कोई ओशो की आड़ में अपना धर्म बनाना चाहता है तो और जो चूतिया बैठे हैं, मैं चूतिया कह रहा हूं, कर दो केस। चूतिया हमारे यहां तो मूर्ख को बोलते हैं। और जो चूतिया बैठे हैं जो तुम्हें माला पहना रहे हैं यहां लगा के ऐसे करके और ऐसे हाथ रख दे रहे हैं, आओ तुम हिल रहे हो ऐसे, वैसे भी तो हम कर सकते थे। और वैसा जिन लोगों ने किया उनसे तुमने ये प्रश्न किया कि ओशो की आड़ में धर्म तो नहीं खड़ा कर रहे? बताओ। यहां बैठे किसी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने मुझसे ये प्रश्न किया उसने क्या उन लोगों से प्रश्न किया? नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हारी आंखों में मिर्चे झोंक के काम कर रहा है और मैं तुम्हारी आंखें ऐसे खोल रहा हूं, आई ओपनर। संदेह करो। ओशो कहते थे ना, मैं तुम्हें संदेह दे देना चाहता हूं, मैं तुम्हें संदेह दे रहा हूं। लो, लगाओ गले, करो संदेह, लेकिन थोड़ा खुद पे भी कर लेना। मेरे ऊपर उंगली उठाओ तो आओ ना, सामने बैठ के बात करते हैं, अपने जीवन दर्शन से और तुम्हारे जीवन दर्शन से बात करते हैं। मेरे ऊपर तो तुम उंगली उठा लोगे कि ये हुक्का पीता है, ये ऐसे जीता है, और तुम्हारे जीवन के बारे में तो पड़ोसी को भी नहीं पता है तुम करते क्या हो। और तुम्हारे पड़ोसी तो छोड़ो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पिता, तुम्हारे घर के लोग जिन्हें तुम अपना कहते हो, उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चलता रहता है। और जिन्हें तुम बोलते हो तुम्हारे, मैं बोलता हूं सोचो, वो तुम्हारे हैं और क्या तुम उनके हो? लोग सिगरेट पीते हैं। मेरा एक मित्र था, एक बार हम खड़े थे एक जगह, 4-6 मित्र, वो सिगरेट पी रहा था। तभी उसके पिता निकले वहां से। जब उसके पिता वहां से निकले उसने तुरंत सिगरेट पीछे कर ली
हम सब ने उसके पिता को प्रणाम किया। वो बस होता ही है, बच्चे प्रणाम थोड़ी नहीं करते बाप को, वो तो सिगरेट पीछे करते हैं। जब उनके पिता वहां से आगे बढ़ गए तो मैंने उनके पिता के पीछे ऐसे ऐसे किया। वो कहने लगा क्या कर रहे हो यार, क्या यार, देख यार मेरे पिता यार तू ऐसे कर रहे हो, ये क्या मतलब है? तो मैंने कहा जो तुम कर रहे हो वही मैं कर रहा हूं। बोले मतलब? मैंने कहा तुमने सिगरेट छुपाई, क्यों छुपाई? क्या तुम्हारे पिता को यह जानने का हक नहीं है कि तुम सिगरेट पीते हो? बोले हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने कहा रिस्पेक्ट करते तो पीते ही नहीं। भाई रिस्पेक्ट करते तो पीते ही नहीं, ये कैसी रिस्पेक्ट है कि पिता गुजरे तो छुपा ली? ये तो वही बात हो गया कि तुम्हें ऐसी बीमारी है जिसके बारे में तुम किसी को बता ही नहीं रहे और तुम उसे बीमारी मानते हो, और जब किसी को बता ही नहीं रहे तो इलाज भी कैसे करेगा? मेरे एक पिता का मेरे जीवन में उल्लेख है, आप सबको बताना चाहता हूं कैसे मेरा पालन पोषण हुआ। निश्चित मेरे पिता से बहुत तार्किक मतभेद रहे मेरे, लेकिन मेरे पिता ने बड़े सलीके के साथ मेरी जिंदगी को सींचा भी है। मेरे प्रथम गुरु मेरे पिता ही हैं। एक जीवन की घटना बताता हूं कि एक बार पहली बार मैं शराब पी के आया। होता है दोस्तों में घूमते फिरते पहली बार पी ली। मेरे पिता का कहना था कि उनके पैसे से कोई भी व्यक्ति शराब पिए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, जुआ खेले तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस शराब और जुए के कारण उन्होंने अपने भाई को खो दिया था। मेरे चाचा, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो मेरे पिता को हमेशा से था कि भाई नशा और ये नहीं करना चाहिए, और मेरे पिता ने कभी जीवन में कभी नशा नहीं किया। जो वो कहते थे वो खुद भी अमल करते थे, लेकिन मैंने किया। जब मैं पहली बार शराब पी के घर पहुंचा और अगले दिन सुबह पिता को पता लगा कि शराब पी है मैंने, मेरी बहन ने बताया कि रात ही पी के आया, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा बेटा, यूं तो मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे पैसे से शराब पिए, मैं तुमसे भी कह चुका हूं, लेकिन अगर तुमने फिर भी पी है तो तुम्हारी कोई जरूरत रही होगी। तो आगे से ऐसा करना कि जब भी पीने का मन हो घर में पीना, दोस्तों के साथ पीने का मन हो दोस्तों को भी ले आना, घर में ले आना। इतना तो मान ही सकते हो, मेरी पीने को इनकार नहीं कर रहा हूं, घर में पीना। मैं तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगा जो भी तुम खाओगे पियोगे वो भी बना देगी। और मैं अपने शहर का शायद पहला ऐसा लड़का होऊंगा जो 9वीं और 10वीं में पढ़ता था, और अगर मैंने कभी पी तो अपने घर में ही पी ली। लेकिन एक गजब का रूपांतरण हुआ इस बात से। एक बच्चा शराब में पड़ जाए, उसका आदी हो जाए, माँ बाप को यही तो डर होता है कि कहीं लड़ाई झगड़ा करके ना आए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गलत लोगों की संगत ना हो जाए। लेकिन आप सोच के देखो मेरे पिता ने कितनी सरलता से उसको एक दिशा दे दी सत्य के साथ। मैं अपने घर पे फिर गलत दोस्तों को तो नहीं ले जाऊंगा, बहनें भी हैं मेरी, उस समय की दृष्टि ऐसी थी कि फिर किसी ऐसे को कैसे लेके जाऊंगा। तो मेरे दोस्त अच्छे हुए, घर में पी रहा हूं तो ज्यादा भी नहीं पीऊंगा तो नुकसान भी नहीं है, घर में हूं तो लड़ाई झगड़े की कोई संभावना भी नहीं है। मेरे पिता ने एक सरलता से मेरे जीवन को स्वतंत्र करके उससे होने वाली बुराइयों को दूर कर दिया। सोचो सोचो सरलता का लाभ। और तुम कहते हो कि हम छुपा के पीते हैं और इज्जत करते हैं। कोई सिगरेट छुपा के पी रहा है, कोई शराब छुपा के पी रहा है, कोई प्रेम छुपा के कर रहा है। लोग मुझसे आते हैं और कहते हैं स्वामी जी मेरा अफेयर है, किसी को बताना मत। मैंने कहा अफेयर? क्या कहा तुमने, फिर से बोलो। बोले मेरा अफेयर है, किसी को बताना नहीं। मैंने कहा अफेयर का मतलब क्या होता है? अफेयर शब्द का हिंदी अनुवाद करो, चर्चा। अफेयर का तो मतलब ही होता है चर्चा, कि स्वामी जी मेरे प्रेम की चर्चाएं करो। तुम्हें यह कहना चाहिए स्वामी जी मेरे अफेयर की चर्चा होनी चाहिए, ये मेरा अफेयर है, मेरी चर्चा है, मेरे प्रेम की चर्चा है। हाँ तुम मुझसे ये कहो आके स्वामी जी मेरी प्राइवेसी है, इसे किसी मत बताना। अफेयर को ना बताना।
और तुम जिन लोगों को नहीं बता रहे हो, मैं आज यहां बैठ के कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के संबंध में अपने घर में कह नहीं सकता, यदि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के बारे में अपने घर वालों को बताने से डरती है, ऐसा प्रेम कभी भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता, कभी भी। भय की बुनियाद पे कभी अभय की बिल्डिंग नहीं खड़ी होती। ये प्रेम कभी प्रार्थना नहीं बनेगा। सुना है ना आपने ओशो से कि प्रेम को प्रार्थना होना चाहिए। मैं आपको प्रार्थना का रास्ता बता रहा हूं और आप कहते हो कि मैं ओशो के खिलाफ कुछ कर रहा हूं। मेरी एक बात में, सिर्फ एक बात में ऐसी कोई कमी ढूंढ के दिखाओ जो ओशो के विचारधारा के खिलाफ जाती है। एक, सिर्फ एक बता दो, कोई सी भी। और चौथी बात, मेरे ऊपर जितने भी आरोप समाज, सन्यासी, मेरे विरोधी लगाते हैं, ओशो के चाहने वाले भी जो आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं, उनमें से एक आरोप ऐसा बता दो जो ओशो के ऊपर नहीं लगा था। एक आरोप। आपसे अभी तक मैंने 4 बार में एक ही एक बात कही और एक एक बात भी आप बोल नहीं पा रहे हो। एक आरोप मेरे ऊपर बता दो जैसा आरोप ओशो के ऊपर नहीं लगा था। मैं यहां ओशो से अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कंपैरिजन करके मैं कोई अपमान करूं। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि सोए हुए लोगों से हमेशा वही भूल हुई है और वो समान भूले हैं। जो आरोप ओशो पे लगे थे वो मत समझना पहली बार लगे थे, वैसे ही आरोप जीसस पे भी लगे थे, वैसे ही आरोप बुद्ध पे भी लगे, वैसे ही सब लगते हैं। आरोप और है ही नहीं जमाने के पास। जमाना जिन बेड़ियों में खुद झगड़ा हुआ है, दूसरे को जीते देखता है तो उसी को आरोप के रूप में पेश कर देता है। खुद सेक्स को जी नहीं पा रहा, जो व्यक्ति सरलता से सेक्स की बात करता है उसके ऊपर सेक्स के आरोप लगा देता है। खुद शराब को छुप छुप के पी रहा है, अपराध समझ के पी रहा है तो शराब के आरोप लगा देता है। खुद जिन चीजों से पीड़ित है और कोई व्यक्ति आजाद दिखता है तो उस पर आरोप लगा देता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आजाद हो गया और हम गुलाम हैं। मैं जो यहां टीम तैयार कर रहा हूं, आप उन बच्चों से अकेले अकेले बात भी कर सकते हैं। मैंने उनसे यही कहा है कि बच्चों, निश्चित ही हम सब यहां इकट्ठे हो रहे हैं। अलग तरीके से मैं आपको लड़ाका बनाऊंगा, अपने जैसा लड़ाका, धीरे धीरे अपने जैसा लड़ाका तैयार करूंगा। लेकिन तुम सबको ओशो की, रजनीशपुरम की देशना को ही फैलाना है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ कहा हो तो कोई लड़का बता सकता है, बच्चा बता सकता है। मैंने एक बार भी कहा हो सका सका तुम्हें करना है तो बता सकते हैं। और इतनी हिम्मत पर तैयार कर रहा हूं तो निश्चित जानो, अगर मैं जिस दिन इनसे कुछ ऐसी बात कह दूंगा जो मतलब की होगी तो ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैंने कल भी कहा था, मैं नानक के मार्ग का गुरु गोविंद सिंह हूं। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ है कि जब वो आनंद की देशना, वो नानक के गीतों की देशना, वो प्रेम की देशना, वो मानवता की देशना जब खतरे में पड़ गई, जब मुगलों के आक्रमण से कब्जेदारियां होने लगी, जबरदस्ती लोगों को धार्मिक बनाया जाने लगा, धार्मिक लोगों की हत्याएं होने लगी, तब एक वक्त आया था कि लड़ना था। तब वक्त आया था कि लड़ना था। और तब गुरु गोविंद सिंह ने कुछ लोगों को उसी सिख से अलग करके, उन्हीं सिख का मतलब जो सीख रहे, वहीं से
निकाल के कुछ लोगों को कुछ नियम के साथ, कुछ शिक्षा के साथ, कुछ मजबूती के साथ उस दिशा में कार्य करने के लिए बढ़ाया। बहुत कम लोगों को ये पता है कि गुरु गोविंद सिंह के अंदर भी वैसा ही टैलेंट था जैसा नानक के अंदर था। नानक के गीतों की बात होती है और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की बात होती है। लेकिन मैं किताबें नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे कुछ लोगों से पता चला कि गुरु गोविंद सिंह ने भी प्रेम के ऊपर अपने दर्शन रखे हैं और वो इतने ऊंचे हैं कि उनको स्वीकार करना पूरे सिख धर्म के लिए भारी पड़ता है और वो बातें थोड़ी सी दब जाती हैं। आप लोग ढूंढो वो किताबें, गुरु गोविंद सिंह ने जहां प्रेम पे बात लिखी है उनको पढ़ो तो तुम्हें पता लगेगा कि गुरु गोविंद सिंह भी चाहते तो मीठी मीठी बातें करके अपना अलग कल्ट खड़ा कर सकते थे। क्या गुरु गोविंद सिंह का कम सम्मान है? क्या गुरु गोविंद सिंह में कम योग्यता है? बल्कि वो तो मल्टी डायमेंशनल थे, नानक तो सिंगल डायमेंशन थे। गुरु गोविंद सिंह मल्टी डायमेंशनल थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उसी देशना को आगे बढ़ाने के लिए पंच प्यारों को तैयार किया। लगभग मैं यही काम कर रहा हूं। आपको ये तो लगता है कि रजनीशपुरम आपके लिए शिविर कराए, निःशुल्क शिविर के ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। यह भी तो ओशो की देशना के खिलाफ बात है। ओशो की देशना में तो निःशुल्क का कंसेप्ट ही नहीं था। तब क्यों नहीं ये बात उठी? चलो सब लोग 51-5100 रुपए जमा करो। चुप, गहन सन्नाटा, मौन को उपलब्ध हो गए। तुरंत देर नहीं लगी। सब लोगों ने यहां आनंद लिया। भोजन में कोई कमी रही? स्वाद में कोई कमी थी? आप लोग तो उतर के सीधे 6 बजे और 7 बजे चाय लेने आ जाते हो, बिस्कुट टोस्ट के साथ। चलो चाय लेते हैं, लेकिन कभी सोचा तुम्हारे लिए जो चाय बना रहे हैं ये बच्चे वो हैं जो सखा के प्रेम में हैं, जिन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं, ओशो से कोई लेना देना नहीं। सखा के प्रेम में होने के बावजूद वो 5 बजे तुम्हारे लिए उठ के चाय बनाना शुरू करते हैं। रात को जब तुम मस्त होके सो जाते हो उसके भी 1.5-2 घंटे बाद सफाई करके वो खुद सोने जाते हैं। 3 घंटे की नींद लेने के बाद तुम्हारे लिए लगे हुए हैं और तुम कहते हो कि अलग कल्ट बन रहा है। मेरे पैर ना छुओ चल जाएगा, लेकिन जो बच्चे तुम्हारी सेवा में लगे हैं उनके पैर छू के देखना, और देखना ही नहीं, छूना ही। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर शायद कुछ ऐसा निकले जो तुम सोच पाओ, उस हृदय को समझ पाओ जिस हृदय के तहत ये बच्चे लगे हुए हैं। यूं तो इस विषय पे घंटों, सैकड़ों घंटे बोल सकता हूं, रिकॉर्ड तोड़ दूंगा विवेकानंद का भी, लेकिन मैं इतना बोलूं उसे सुनने वाले भी तो चाहिए। अभी सुनने वालों की सामर्थ्य छोटी है, तो मैं ऐसे लोग तैयार कर रहा हूं जो मुझसे कहें कि बोलो, हम सोते भी नहीं। हाँ, एक तो निश्चित ही मैं लोभी हूं, और एक चीज निश्चित ले रहा हूं, आपको कह के ले रहा हूं, और वो ये है कि मुझे ऐसे प्रतिभावान लोग चाहिए जो नित्य नए मेरे सामने प्रश्न और चैलेंज खड़े करें। नित्य नए, वही पुराने बोरियत भरे प्रश्न हैं। स्वामी जी, कुंडलनी जगती है तो क्या होता है? परमात्मा को कैसे पाया जाए? ध्यान कैसे करते हैं? आनंद, ये सब बकवास प्रश्न। कोई नवीन प्रश्न नहीं आ रहा, जमाना हो गया।
उत्तर भी कैसे दूं नया जब प्रश्न ही नया नहीं है। एबीसीडी से आगे ही नहीं बढ़ी बात तो एप्पल कहां से लाऊंगा। हाँ, ये लालच तो है, और इस लालच के लिए मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। आज तीसरे दिन बता रहा हूं, एक झूठ मैंने कई बार पिछले 3 दिनों में आपसे बोला है, और वो ये कि जब आप लोग कोई मक्कारी करते हो तो मैं ये बोलता हूं ना कि अरे मैंने भी की हैं ये मक्कारियां, मैं जानता हूं मन की बातें। ये झूठ मैंने बोला है। मैंने तुम्हारी तरह कोई मक्कारी नहीं की। पहले दिन भी जब कहा गया आंख बंद कर लेना तो कर ली थी, खोल के नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी ये झूठ बोला। कहते हैं कि नेता झूठ बोलता है तुम्हारी हत्या के लिए, तुम पे अपने कब्जे करने के लिए, और एक अभिनेता झूठ बोलता है, एक कलाकार झूठ बोलता है, एक गुरु वो झूठ बोलता है तुम्हें निखारने के लिए, तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए। इन अर्थों में वो सत्य ही था, लेकिन शाब्दिक रूप से वो झूठ था कि मैं भी तुम्हारी तरह गुजरा हूं इन बातों से। मैंने जीवन में कोई मक्कारी नहीं की। अपने कार्य के प्रति परिपूर्ण रूप से पूरी शक्ति के साथ किया, जो भी किया, या फिर नहीं किया तो बिल्कुल नहीं किया। कोई कुछ भी कहता रहे, नहीं किया। मैं माला नहीं उतारूंगी, लेकिन मैं पूरी निष्ठा के साथ सखा जी के साथ हूँ ओशो की देशना फैलाने में। क्या इसका भी कोई तरीका है? हाँ, इसका तरीका है। तुम अपने ढंग से ओशो की देशना फैलाओ, अपने ढंग से प्रयास करो। कभी सोच के देखा संगठन की जरूरत क्यों पड़ती? हमने जगत में देखा, दिव्या एक दिन कह रही थी धार्मिक लोगों से अच्छे तो सट्टेबाज होते हैं, धार्मिक लोगों से अच्छे तो ये झूठे लोग होते हैं, ये बेईमान होते हैं, ये डॉन होते हैं, ये क्रिमिनल्स बड़े बड़े जिनके नाम होते हैं, दाऊद ये होते हैं, क्योंकि इनके पास बड़े ईमानदारों की भीड़ होती है। बड़े ईमानदार लोग होते हैं, दाऊद के इशारे पे जान दे सकते हैं, दान ले सकते हैं। और अच्छा आदमी तो बस प्रश्न ही करता रहता है, गुरुजी बताएं, गुरुजी ये करें, गुरुजी वो करें। ये दुनिया कब की स्वर्ग हो जाती अगर लोग सलाह देने की बजाय सहयोग देना शुरू कर देते हैं। तो जिसने ये प्रश्न किया है वो माला नहीं उतारना चाहता। अब पहली बात तो मैं माला लूंगा नहीं लूंगा किसको पता, मैं भी बड़ा चालाक आदमी हूं। लेकिन साहस तो देखूं, कितना साहस है। वरना पता लगा होता क्या है, वरना पता लगा मैंने कहा बेटा ये काम करना है तो वो तुरंत पुस्तक खोल के बैठ जाता है। ओशो ने कहीं लिखा है कि ये करना है कि नहीं करना है, इसलिए माला लेनी। क्योंकि जब कहना है फायर तो फायर होना चाहिए, ये नहीं क्यों करें फायर, तब तक दंड से खुद पड़ा तुम्हारे गिर गए। सामने वाले ने नहीं, उसने तो दंड से मारना है और तुमने सोचना है गुरुजी ओशो की देशना आपकी देशना से मैच करके खाती है। जाओ बेटा अकेले करो ओशो की देशना का प्रचार। मैं तो जानबूझ के ऐसी हरकत करता हूं। मुझे तो बिल्कुल, जब 1.25 लाख से एक लड़ावा है तो उसे सोचने का मौका नहीं देना है। जो सोचने लगते हैं वो लड़ नहीं पाते। गुरुजीएफ का तो तुम्हें सूत्र पता ही है। गुरुजीएफ कहता था जब कभी क्रोध आए, जब लगे कि ऐसा करके कुछ करना है तो तुम ऐसे करना, 1
2 3 4 5 क्रोध ठंडा। मैं आपसे पूछता हूं, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि क्रोध की एक ऊर्जा होती है, कहा था नहीं कहा था? आप लोगों को एक नई चीज बताता हूं। पूरा पंजाब, 2 ग्रह होते हैं, एक ग्रह मंगल ग्रह और एक ग्रह शुक्र ग्रह। मंगल जो है वो संकल्पवान है, लड़ाका है, उसमें साहस है, ज्यादा बुद्धि उद्धि नहीं, सोचता नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता मंगल। उन्होंने कहा, जो कहते हैं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ये मंगल है। लेकिन ओए बल्ले बल्ले, है ना, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ओए कुड़ियो, ये शुक्र है। और मंगल और शुक्र की कभी बनती नहीं, मालूम है, दोनों ग्रह बिल्कुल भिन्न हैं, मंगल और शुक्र। तो एक दिन मेरी ज्योतिषों से बात चल रही थी, उन्होंने कहा स्वामी जी पंजाब, मैंने बोला कि पंजाब शुक्र है क्योंकि पंजाब में लग्जरी है, गाड़ियां हैं, पैसा है, सेक्स है, शराब है, जीवन है, उमंग है, नृत्य है, नया कुछ करने की चाहत है, यह है पंजाब, शुक्र है। तो एक ज्योतिष कहने का नहीं स्वामी जी, वो तो लड़ाका हैं, वो तो हिंसक हैं, वो तो क्रोधी हैं, वो तो सोचते नहीं, वो तो खेत से भी लड़ते हैं, वो मंगल हैं। तो हमने कहा वो मंगल थे लेकिन शुक्र हो गए। उन्होंने पहले कहा वाहेगुरु जी का खालसा, और जब तक हाथ नीचे आता तब तक बल्ले बल्ले बल्ले, वाहेगुरु जी का खालसा ही बल्ले बल्ले बनेगा। आज पूरी दुनिया में सिखों ने जो कब्जा किया है वो वाहेगुरु जी का खालसा की वजह से किया है। और वाहेगुरु जी का खालसा वही व्यक्ति हो सकता है जो गुरु की बात पे चिंतन ना करे, कूद पड़े, एक्शन में आएगी बात, तब जाके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो चिंतन करेगा उसके कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पूछो, ये रजनीशपुरम बना था, स्वामी जी गवाह हैं यहां पे, यहां 3 गवाह 4 गवाह बैठे हुए हैं, जो जमीन का यहां लेने का था। आप में से बताओ कितनी देर लगी थी इस जमीन के सौदे करने में? 1 मिनट। वो देखो स्वामी जी बोल रहे हैं, और ओशो के बहुत प्रेमी हैं। 1 मिनट लगा था। और ये भी बताओ कि उसके बाद कितने लोगों ने कहा था कि ये स्वामी जी ठगे गए, पागल बन गए? पूरे गांव ने कहा, सबने कहा। तब मैंने क्या किया था? वाहेगुरु जी का खालसा करके दिखाना है। पता नहीं क्या मिलेगा यहां, सांप बिच्छू क्या निकलेंगे, जमीन कैसी, मैंने जमीन देखी भी नहीं थी, ना कागज में देखी थी, ना असलियत में देखी थी। यहां पूरा गन्ना खड़ा हुआ था। और देखो वाहेगुरु जी का खालसा से शुरुआत की और आज बल्ले बल्ले हो गई। इस गांव में जगह की कीमत दुगनी हो चुकी है 1 साल के अंदर, रजनीशपुरम की वजह से। हुई है कि नहीं हुई है? गलत तो नहीं बोल रहा? ये वो एक व्यक्ति ने जिसने दिमाग नहीं लगाया था कि क्या करना है, उस एक व्यक्ति की चाहत की वजह से उसकी भी बल्ले बल्ले हुई, आपकी भी बल्ले बल्ले हुई। और कहा जाता है तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, तभी वास्तविक जय। अगर मेरी जय हुई और तुम्हारी जय जय नहीं हुई तो ये वास्तविक जीत नहीं होगी मेरी। तुम्हारी जय जय हुई और मेरी जय जय नहीं हुई, ये भी वास्तविक जीत नहीं होगी। वास्तविक जीत तो तब है जब तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। और फिर मैं कह रहा हूं, जिसने ये प्रश्न किया वो सोच के देखे कि वो जो सोचने लगे थे, क्योंकि वो सोच के देखते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, सोचने लगे थे। वो सोचने की वजह से ओशो का प्रचार क्या करोगे अकेले? अकेले तो तुम शिविर नहीं करा सकते, अकेले तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें साहस की जरूरत, सत्य की जरूरत, समझ की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए संघ की जरूरत पड़ेगी। संघम शरणम गच्छामि भी कहा है बुद्ध ने, ओशो ने भी कम्यून इसीलिए कहा था। कम्यून का अर्थ ही था कि ऐसे लोगों का इकट्ठा होना जो एक दूसरे के लिए सहयोगी बने।
लेकिन तुम कहते हो नहीं, हम पृथक रह के, अलग रह के हम ओशो का काम करना चाहते हैं। तो करो ना, हम मना कब कर रहे हैं? हमने मना किया? हमने आप में से बताओ किसी व्यक्ति को कभी कहा हो तुम ओशो का काम ना करो? एक व्यक्ति भी, फिर एक बता दो, एक व्यक्ति कहते कि मैंने कहा नहीं ओशो का काम मत करो, किसी को मत कहो ओशो को पढ़ो, ऐसा कहो, ओशो को बिल्कुल छोड़ दो, ऐसा कहो? ये कभी नहीं। हाँ, कोई डिवाइडिंग माइंड हुआ, संदेह से भरा, तो मैंने कहा बेटा एक ही तरफ हो, तो वो तो मैं अपने लिए भी कहता हूं, अगर मेरे प्रति भी तुम्हें संदेह है तो बिल्कुल जो तुम करना चाहते हो पहले वो करो, मेरी बात बाद में सुन लेना, कोई जरूरत नहीं सुनने की। संदेह के साथ ना तो तुम संसार पाते हो ना परमात्मा पाते हो, संदेह के साथ तुम कुछ भी नहीं पाते। संदेह से तो मुक्त कर रहा हूं निश्चित ही, मैं चाहता हूं तुम सब संदेह से मुक्त हो। मैंने कल जाके कुछ मित्रों को कहा था, वैसे तो यहां भी कहा था, मैंने कहा था कि अगर मेरे अगेंस्ट भी तुमको लगता हो कुछ बात गलत है, सखा जी की ये बात गलत है, सखा जी की वो बात गलत है, तो अभी ताली बजाना मेरी बात पे। अभी आप लोगों को इस सेशन के बाद मोबाइल मिल जाएगा, फिर डालना वो बातें जो तुम्हें लगती हो, मेरे खिलाफ लगती हूँ, डालना, वीडियो बनाना कि मैं सखा रजनीशपुरम में हूँ और सखा जी की ये बात अच्छी नहीं लगी, सखा जी माला पहनवा रहे हैं अपनी किसी को, सखा जी ने कल कहा था कि अगर मेरे साथ चलना तो माला उतार दो, जो मर्जी हो कहना, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। और कोई भी मेरे साथ का बच्चा आपकी उस पोस्ट पे ये कमेंट करने नहीं जाएगा कि आप गलत कह रही हो, आप जो भी कह रहे हो ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, जैसा आपने देखा। लेकिन एक तरफा बात मत बताना, थोड़ा खाने के बारे में भी बताना, सखा जी ने खाना बहुत अच्छा दिया था भाई, एक तरफा बात भी नहीं चलेगी ना, पूरी बातें कर लेना। इंतजाम के बारे में बताना, तकिया के बारे में बताना, तकिया सही थी नहीं थी आप लोगों की, घर मत ले जाना, तो बात सिर्फ इतनी है कि अधूरा दर्शन तो अच्छा नहीं होता, पूरा दर्शन देना। यहाँ के मित्रों के बारे में बताना, गांव के बारे में बताना। कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि गांव से गुजर के जब हम आते थे वहां पे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे कह रहे थे वेलकम टू रजनीशपुरम। हाँ, गांव के बच्चे तुम्हें प्रणाम कर रहे थे, तो जाते जाते गांव के बारे में भी कुछ कहना। मैं तो कहूंगा कि अगर हो सके तो एक बार हम लोग चलें, सब लोग गांव में लोगों को गले लगा लें। ठीक है ना, किया जाए, आज शाम को चलेंगे। वो देखो एक स्वामी जी हाथ हिला रहे हैं, गांव के ही हैं, कहते नहीं 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 हाथ नहीं, स्वामी जी ऐसा थोड़ी ना पकड़ पकड़ के गले लगाना है मित्रवत हाथ जोड़ेंगे, कोई गले लगना चाहेगा तो लग लेगा, और केवल गले ही क्यों लगाना, गांव चलेंगे, अपनी समझ का प्रकाश करके आएंगे। मैं थोड़ी सी बोलता हूँ, मोमबत्तियां मंगा लेते हैं 500-1000, हर घर के बाहर 2-2 मोमबत्ती जलाएंगे, शाम को थोड़ी रोशनी करेंगे, ठीक है। देखो ये कोई राजनीति नहीं है, लेकिन अगर हम जहां बैठे हैं उसके निकट सफाई भी नहीं कर सकते। इस गांव को मैं अपना गांव मानने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि इस गांव में तरक्कियां हों, इस गांव में सड़कें अच्छी हों, यहाँ बेंचें लगे, यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगे। अभी मैंने एक दिन कहा था गांव में अभी एक चोरी हुई छोटी सी, गांव बहुत प्यारा है, लड़ता झगड़ता नहीं, लेकिन एक सन्यासी मित्र के यहाँ एक छोटी सी चोरी हो गई और एक व्यक्ति की गलतफहमी की वजह से परिवार में फूट पड़ी थोड़ी सी। मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी दिन उस घर के साथ भी बैठूंगा, दोनों पक्षों के पास बैठूंगा, अपनी तरफ से हाथ जोड़ के अगर पैर भी छूने पड़े तो प्रयास करूंगा कि ये मिटाओ। गांव बहुत प्यारा है, तो इस गांव के प्रति मेरा फर्ज है। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा कि अगर गांव में सिक्योरिटी की बात आती है तो सभी गांव के लोग मिलके ये तय करें कि गांव में, अगर वो लोग कहेंगे गांव में CCTV कैमरे लगवाए जा सकते हैं, एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से
तो गांव वाले जो जो सामर्थ्य हैं, जिनकी सामर्थ्य है, वो सब इकट्ठे हों, टोटल कर लें, 1 लाख खर्चा होगा कि 2 लाख होगा, उसमें से 50% मैं दूं, 50% मैं दूंगा और 50% वो अपना जो भी कलेक्शन कर लें और गांव में एक सिक्योरिटी पर्पज से लग जाए। दुनिया का, शायद देश का, इस देश का तो पहला गांव हो सकता है जहां सीसीटीवी लगे हों, सुरक्षा हो। कोई बुरी बात कही मैंने? स्वामी जी, इसमें आपको राजनीति तो नहीं लग रही? नहीं, मुझे लगा कि मैंने कहा कहीं कोई मेरी इस बात से महसूस करे कि कल को इलेक्शन तो नहीं लड़ना है, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं खुद नेताओं को गाली देता फिरता हूं तो कैसे खुद गाली खाने का काम करूंगा? मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। हाँ, कोई सन्यासी इतने प्यार से, इतने अनुभव से, इतनी जिम्मेदारी लेते हुए कल को आगे बढ़े और वो जगत कल्याण के लिए इलेक्शन लड़े तो मुझे कोई इलेक्शन से ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है वो। मेरे स्वभाव में मैं जा के लोगों से भीख मांगूं कि वोट दे देना, ये तो मेरा स्वभाव नहीं, मैं कर नहीं सकता। तो मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, लेकिन अपने निकट सौंदर्य बढ़ाना है, अपने निकट आनंद बढ़ाना है, अपने निकट प्रेम बढ़ाना है, अपने निकट सहयोग बढ़ाना है। गांव के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, वक्त आएगा तो बता देंगे कि क्या क्या सोचा है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, बहुत कुछ करेंगे। यही गांव मेरी बड़ी तमन्ना रही है। जब मैं यहाँ शुरुआत में रहा था आके, तो मेरी एक तमन्ना थी कि कभी यहाँ को ओशो कुंभ का सपना मैंने यहाँ के लिए देखा था, इस गांव के लिए। मैंने चाहा था इस गांव में बहुत सन्यासी हैं तो सब मिलके एक प्रयास करते हैं, हर एक के घर में 5-5, 10-10 लोग रुक जाएंगे, 20-20 लोग रुक जाएंगे, पूरे गांव के अंदर एक ओशो कुंभ कर सकते हैं जिसमें 40 दिन के लिए लोग आए, 2 दिन आए, 4 दिन आए, 40 दिन लगातार अनवरत चले, जहां नृत्य हो, उत्सव हो, ओशो की बात हो, ओशो की प्रवचन भी हो। वहां कोई मैं प्रवचन देना नहीं चाहता, ओशो के प्रवचन पर्याप्त हैं उसके लिए, बहुत बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। और रही बात इतने सारे लोगों को भोजन कराने की, तो मैं इतना कह सकता हूँ, बाहर एक कैंटीन लगाई जा सकती, बाहर एक कैंटीन लगाई जा सकती, किसी को ठेका दिया जा सकता, कोई सन्यासी ही हो सकता है जो भोजन का काम करता हो, वो ठेका ले ले, वो बाहर लगाए, वो भोजन दे, सही रेटों पे स्वस्थ अच्छा भोजन दे, वो जो कमाए वो उसका हो। और रही बात को सन्यासी जिनके पास धन नहीं है, उनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, उनके लिए करेंगे, हर एक के लिए नहीं, लेकिन जिनकी नहीं है, वास्तविक उनकी चीज होगी तो उसके लिए हम करेंगे। तो क्या ये गलत सपना देख रहा हूं? मैंने ओशो कुंभ के लिए जब ऋषिकेश में प्रयास किया, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत पैसा, लेकिन लोगों ने फिर वही, उन्होंने एक हमारे यहाँ एक हम लोगों के ही मित्र हैं, आप सबके भी होंगे, मेरे भी हैं, गुरु भाई चैतन्य कीर्ति जी। चैतन्य कीर्ति जी ने जो है वो ओशो की एक पुरानी बात ढूंढ लाए कि ओशो कहते थे कुंभ नहीं होना चाहिए। चैतन्य कीर्ति बोले देखो इसी कुंभ की बात होती थी। हमने कहा और जो कुंभ होते हैं तब तो तुमने इसका नहीं निकाला कि ओशो कहते कुंभ नहीं होना चाहिए, मेरा वाला कुंभ तुम्हें क्यों लगा? और अगर तुम्हें लगा कि इसी शशांक के लिए लिखा गया था तो फिर थोड़ा सा सोचो, ओशो भी मेरे लिए लिख के गए थे और ओशो कहा करते थे मुझसे भी बड़ा कोई उपद्रवी पैदा होगा वही मेरा काम करेगा। स्वामी जी एक और व्यक्ति थे जिनका नाम नीच विचार था। नीच विचार, वो नीच विचार है, वो बीच विचार है नहीं, वो नीच विचार है, उसका नाम मैंने थोड़ा संशोधन किया है, नीच विचार। वैसे तो और भी चक्रम अक्रम भी हैं, लेकिन अभी खैर कोई बात नहीं, अपने ही हिस्से हैं, शरीर का ही अंग है, स्वस्थ एक अंग है, बीमार भी एक अंग है, और जब बीमारी होती है तो शरीर को और स्वस्थ होने के मौके मिलते हैं। और इसी से संबंधित एक शेर है कि मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूं। वो शेर है ना कि विरोधों से निखरती है शख्सियत मेरी, मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूं। हर उस व्यक्ति को धन्यवाद है इस रजनीशपुरम के बनने में जिस व्यक्ति ने मेरा विरोध किया। आप सबको उसके प्रति भी एक अनुग्रह से भरना चाहिए। थोड़ा जिद्दी आदमी हूं, मैं अपने कर्मों से ज्यादा बोलता हूं, बातों से तो मैं उन लोगों को जवाब नहीं देता। हाँ, एक दे देता हूं, उसी का जवाब कभी नहीं मिलता वापस, लेकिन मैं अपने कर्मों से ज्यादा बोलना पसंद करता हूं।
तो विरोधों से निखरती है शख्सियत मेरी, मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ बैठे एक दो स्वामी जी, वो मुझसे कहते थे कि आपके जो दुश्मन है इनको कुछ लो स्वामी जी, इससे कम में ये मानेंगे नहीं। अरे मैंने कहा छोड़ो यार, बच्चे हैं, करने दो उछल कूद करने दो। और मेरे विरोध का नतीजा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, और उनका कोई विरोध नहीं होता, इसका नतीजा है वो डूबते जा रहे हैं। विरोधों से घबराना मत, विरोध ही तो निखारते हैं। बीमारियों से घबराना मत, वो तो स्वास्थ्य का काम करती है। चलें स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। पर्याप्त, देखो 2 प्रश्नों में काम हो गया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जी। मेरा प्रश्न है, आप किस का इलाज करते हैं, उसका फीस कितना? अरे बाप रे, असली बात पे आ गए। देखो व्यापारी आदमी होंगे निश्चित ही है। स्वामी जी व्यापारी हो? हाँ व्यापारी है। व्यापारी को व्यापारी से सीखना होता, भाई तेरे पास माल कहां से आ रहा। स्वामी जी मैं आपको एक चीज बताता हूं, चलिए सखा वेलनेस के संबंध में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये एक बहुत अनूठी चीज है जो भविष्य में आपके ध्यान के काम भी आएगी। और मैं आपको बता दूं, अब जो चूक गए हैं उनको भी खबर होनी चाहिए, और जो पास होकर इधर आ गए हैं उनको भी पता लगना चाहिए। जो पास होकर इधर आ गए हैं, और अभी थोड़ा 1 घंटे का सेशन उन लोगों का और होने वाला, उसमें से भी कुछ छटनी होंगी। तो फाइनली जो लोग बचेंगे उनको मैं उस थेरेपी से भी गुजारूंगा जिस थेरेपी से गुजरने के बाद आदमी के अंदर सभी तरीके की विशुद्धियां दूर होती, और साथ ही साथ ध्यान की बहुत अच्छी ऊंचाई को वो प्राप्त करते हैं। आज ध्यान के संबंध में एक बात अगर आप समझ जाएं, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जितने तरीके की ध्यान विधियां हो रही हैं उनको समझ जाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा सखा वेलनेस ने क्या पकड़ लिया है कि वो उससे सबको ठीक कर रहा है। कल एक मित्र थे, वो कह रहे थे स्वामी जी मैं ज्योतिष पे बहुत समय से काम करता हूं, मेरे बहुत से दोस्त हैं ज्योतिष हैं। ज्योतिषी ये पकड़ तो लेते हैं कि बीमारी के कारण क्या है, डायग्नोसिस तो कर लेते हैं, लेकिन उसको ट्रीट नहीं कर पाते, इलाज नहीं कर पाते। तो मैं कह रहा हूं हाँ बिल्कुल सही, बहुत से ज्योतिष हैं जो आपको कुछ बताएंगे उससे फायदे नहीं होते, लेकिन हम लोग आपको बताएंगे उसके फायदे होते हैं, और ज्योतिष के सपोर्ट लेके बताते हैं, ये भी हम बता रहे हैं। यानी कि जो विज्ञान अभी तक लोगों को फेल नजर आ रहा था उसी को हमने पास कर दिया। तो आज थोड़ी सी एक चीज बताता हूं, बहुत सरल शब्दों में आप समझें। कहते हैं कि एक ध्यानी अधिक स्वस्थ होता है, कहते हैं एक ध्यानी अपने कामों के प्रति और ज्यादा ऊर्जावान होता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, अगर ये ध्यान का ही नतीजा है, तो जब वो बिल्कुल मृत्यु शैया पे पड़ा होता है, क्या तब वो ऐसा कर पाता है? क्या तब बिल्कुल बुढ़ापे में ऐसा कर पाता है? ध्यान के संबंध में तो कहा ही ये गया है कि ये जवानी का काम है, ये ऊर्जा का काम है। बुद्ध ने तो सारा जोर ही जवानी पे दिया, बुढ़ापे पे तो जोर ही नहीं दिया। बुढ़ापे पे तो समझ का जोर है, वो जो हिंदू धर्मों ने पहले कहा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एक छोटी सी ऊर्जा है जो हमें मिली है। हमारे घर में एक बच्चा है, उदीप्ति, आपने देखा, इसका पोस्टू लगा। ये बच्चा सुबह से शाम तक हुड़दंग करता है, ये सोता नहीं है, ये सोता नहीं, दिन भर उछल कूद करता रहता है, दिन में सोता नहीं। मोस्ट ऑफ बच्चे 3-4 साल की उम्र के जो होते हैं वो सोते हैं, दिन में सोते हैं, स्कूल से आते हैं सो जाते हैं। आपने कभी देखा कि वो बच्चे स्कूल जब नहीं जाते थे तब नहीं सोते थे, स्कूल जाना शुरू किया सोना शुरू कर दिया? क्या स्कूल में कोई कसरत होती? बताना, कोई कसरत होती स्कूल में बच्चों को? कोई बहुत ज्यादा श्रम कराया जाता है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल से आते थक जाते हैं? असल में नींद की जरूरत इसलिए होती है कि नींद के बाद आप थोड़ा सा अपने को एनर्जेटिक महसूस करते हो। वो एनर्जेटिक और कुछ नहीं है, वो ऐसा ही है कि आपके एक पाइप पड़ा हुआ है, जैसे कि 100 मीटर का एक पाइप डाल लो और यहाँ से एक टोटी में पानी लगा के उसको खोलो, तो वहां से जो पानी की स्पीड होगी वो बराबर निकलेगी। यहाँ जितना है वहां उतना निकलेगा, उतनी ही गति।
लेकिन अगर बीच में एक छेद कर दो तो यहां से तो उतना निकलेगा लेकिन वहां पहुंचेगा थोड़ा सा। 2 छेद कर दो, 3 छेद, 4 छेद, 5 छेद, 50, 100 छेद, तो वहां जो पानी निकलेगा वो बहुत थोड़ा निकलेगा क्योंकि बीच में व्यय हो जाएगा। तो एक ही जीवन ऊर्जा है जो आपको मिली है, जो हर एक को मिली है। मुझे आपको समान रूप से परमात्मा ने किसी से अन्याय नहीं किया, लेकिन फिर हमने उस जीवन ऊर्जा से ही सब चलाना है। आपके शरीर का स्वास्थ्य वही ऊर्जा रखेगी, स्वास्थ्य का ख्याल वही ऊर्जा रखेगी, आपके तनाव का ख्याल वही ऊर्जा रखेगी। आप दौड़ोगे भागोगे वही ऊर्जा लगेगी, आप भोजन खाओगे वही ऊर्जा पचाएगी, आप लिखोगे वही ऊर्जा उसमें काम आएगी, आप प्रेम करोगे उसमें वही ऊर्जा काम आएगी, सेक्स में भी वही ऊर्जा काम आएगी, हर जगह वही ऊर्जा काम आएगी। एक ही ऊर्जा है, सिर्फ एक ही ऊर्जा। और उस पाइप में छेद बहुत हो गए। तो ध्यान करना या सोना, सिर्फ उस छेदों को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है। ऐसा समझें कि एक ऐसा पाइप है जिसमें आपने बहुत सारे छेद कर लिए हैं, लेकिन जब जब आप जो जो काम नहीं करते हैं तब तब वो छेद बंद हो जाता है, तब तब वो छेद बंद हो जाता है। और अगर आप पूरे दिन बहुत सारे काम वही करते रहें तो वो छेद लगातार खुला होता है और आपकी ऊर्जा क्षीण होती रहती है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में कुछ नहीं करते सिवाय कुछ देर के लिए कुछ आप छेद बंद कर देते हैं, कुछ पाइप में से छेद बंद कर देते हैं। बस वही जो ऊर्जा बच जाती है वो थोड़ा और आपको थोड़े और दिन तक एनर्जेटिक रखती, थोड़े और दिन तक। लेकिन दुनिया में कोई भी ध्यान आज तक ये नहीं खोज पाया कि ऐसा भी तरीका हो सकता है कोई कि ये पानी की स्पीड इतनी कर दी जाए कि सैकड़ों छेद होने के बाद भी वहां पानी उसी स्पीड से निकले। क्या इस पे कभी कोई चिंतन हुआ? इस बात को कहने से पहले इस पे कभी कोई चिंतन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे किया जाए। बस सखा वेलनेस की थेरेपी इन्हीं चीज को खोज ली। हमने ऊर्जा का स्रोत खोज लिया, हमने खोज लिया कि ऊर्जा बढ़ती कहां से, आपको मिलती है और आप पूरी जिंदगी उसी ऊर्जा को, एक कहते नहीं जैसे आपकी मोटरसाइकिल में एक परमाणु संयंत्र का एक छोटा सा टुकड़ा परमाणु का लगा दिया जाए एक माचिस की तीली के बराबर, तो कहते हैं वो मोटरसाइकिल 20 साल तक चल सकती। नहीं, वो मोटरसाइकिल 20 साल, यानी कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम मोटरसाइकिलें और कारें ऐसी बनाएं जिसकी उम्र तय हो कि इतनी उम्र तक वो चलेंगी, उसके बाद वो बंद हो जाएंगी। तो लगातार चलाई जाएं वो कारें। अगर हम किसी कार का लिख दें कि 100 साल तक लगातार चलेगी, तो लगातार अगर वो चलाई जाए 100 साल तक तो उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और वो ऊर्जा तो लगातार बनी रही है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि हम थोड़ी सी उसमें थोड़ी देर के लिए रोक लें तो कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो परमाणु संयंत्र लगातार चलता रहता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा खोज लिया जाए कि तुम्हारा ये 100 साल पूरे होने से पहले ऐसी और कोई चीज डाल दी जाएगी जिससे 50 साल और बढ़ जाए, तो हमने ऊर्जा का वो स्रोत खोज लिया। वो ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है। लेकिन हाइड्रोजन तो जापान ने खोजा मशीन के रूप में। वैसे परमात्मा आपको हाइड्रोजन देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप पहाड़ पे जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, तो आपको उल्टी आती है, सर दर्द आता है, थोड़ी सी जी मिचलाता है, ये सब चीजें चलती हैं। वो इसलिए नहीं चलती कि पहाड़ की ऊंचाई पे वहां आपको गोल गोल चलना पड़ता है, ये तो सब बातें हैं। असली बात यह है कि पहाड़ की ऊंचाई पे हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। पहले के ऋषि मुनि जब हिमालय पे ध्यान करने जाते थे तो उसका कारण ये नहीं था वो ग्रेविटी से ज्यादा दूर है, ये तो एक दिमाग को बात दे दी गई। असली बात ये होती थी कि वहां पे हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती। तो जब हाइड्रोजन की मात्रा आप लोग जाते हो और आप ज्यादा हील करते हो तो आपको एकदम बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, बॉडी को एकदम गंदगी फेंकने लगती है। फेंको फेंको,
जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गंदगी फेंकने लगती। तो हाइड्रोजन का एक ही इस्तेमाल सामान्य रूप से वैज्ञानिक कर पाए, और वो है बॉडी को डिटॉक्स करना। तो आपकी वो हाइड्रोजन जब बरसात होती है तो पानी के माध्यम से भी नीचे आती है, इसीलिए पेड़ हरिया जाते हैं इतने। बरसात में जो पेड़ों में लहक आती है, अगर आप चाहो एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता हूं, 10 पेड़ लगाओ, गर्मियों के दौरान 10 पेड़ हों, और एक पेड़ को मैं अलग से हाइड्रोजन वाटर दूंगा, उससे नहलाऊंगा, और आप देखना वो पेड़ उस वक्त भी उतना हरा होगा जितना बरसात में होते हैं पेड़, सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से। तो हाइड्रोजन डिटॉक्स का काम करता है। एनर्जी बहुत बड़ी है, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल और केवल अभी तक डिटॉक्स के लिए हो पाया, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए। लेकिन जब इस ऊर्जा का मैंने नाम सुना, तो जैसे आप लोगों ने, बहुत लोग होंगे जिन्होंने ओशो का फोटो देखा और दीवाने हो गए, ओशो की बात सुनी और दीवाने हो गए, ऐसे ही मैं जिस दिन हाइड्रोजन शब्द सुना था, शब्द, मात्र शब्द, एक ने कहा एक मशीन है हाइड्रोजन की, मैंने कहा हटाओ सब बात, मिल गया। लोग बोले क्या मिल गया? हमने कहा बस मिल गया, हमें समझ में आ गया, मोहब्बत हो गई थी हमारी। हाइड्रोजन ने मुझे देख लिया था, मैंने हाइड्रोजन को देख लिया था, मुझे समझ में आ गया था, खेल हो गया। और मैंने घर में कहा, मैंने कहा तोड़ो, हम सेंटर खोलने जा रहे हैं इसको, यहाँ सब नीचे तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अभी मशीन आई नहीं है और हमारे यहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो गई, सेंटर बनने लगे। लोग बोले पागल, अभी मशीन नहीं आई, यहाँ सेंटर बन रहा। लेकिन मैंने उस मशीन के लिए फिर मुझे बहुत धोखे मिले, मैंने कई जगह पैसे भेजे, वो आई नहीं मशीन, मेरे पैसे मर गए, बहुत बहुत नुकसान हुआ। फिर फाइनली एक जगह हमने ललित को बोला, हमने ललित तू फ्लाइट से जा, अपने आप देख, और जब फाइनल हो जाए तो पैसे देंगे और लेके आ। ललित गया, 2 मशीनें लेके आया। जब मैंने उसको पहली बार हील किया, आज मैं आपको बता रहा हूं, मुझे जो अनुभव, आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया कि बात खोलूं, मुझे भी वो अनुभव हो चुका है जिस अनुभव को परम अनुभव कहा जाता है। बहुत समय पहले वो अनुभव से मैं गुजर चुका, और वो अनुभव एक लिमिट, एक समय के लिए होता है, 7 दिन, 21 दिन, 3 दिन वो अनुभव होता है, और उसके बाद वो अनुभव जो है वो साइड में हो जाता है, और उस अनुभव की याद में एक बुद्ध पुरुष अपना पूरा जीवन जीता है, और मृत्यु से 3-4 दिन पहले वो अनुभव फिर आता है और अपने साथ मृत्यु में ले जाता है। उस अनुभव के साथ पूरी जिंदगी जीना संभव नहीं, कोई भी नहीं जी सकता। एक बुद्ध पुरुष भी उस अनुभव के साथ नहीं जी सकता, उस अनुभव को अनुभव करने के, इसीलिए उसे अनुभव कहा गया। वो अनुभव करता है। जैसे आप किसी प्रेमिका के साथ आपको एक रात बिताने का मौका मिल जाए, फिर वो आपकी जिंदगी से चली जाए, लेकिन वो एक दिन नहीं भूलते, एक दिन की याद बनी रहती है सतत। तो यूं ही जब मुझे अनुभव हुआ था सन 99 में, उसके बाद वो 3 दिन के बाद खो गया था, लेकिन उसकी याद में ही इतना पागलपन चल रहा है मेरी जिंदगी का। तो जब मैंने पहली बार हाइड्रोजन को हील किया, मुझे वो अनुभव रिकॉल हो गया, एकदम तुरंत फिर वो हो गया, देर नहीं लगी, तुरंत। मैंने कहा इतना बड़ा अनुभव, और मुझे तो लगा कि अरे इससे सबको यही अनुभव हो जाएगा, अब तो मजा आ गया। और फिर मैंने अपने यहाँ जो बच्चे थे सबको कहा कि ये लो, अब सब लेते, उनको कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कह रहा यार मुझे क्यों हुआ, तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? सबको कराया, किसी को कुछ नहीं हुआ। बोले यार फैमिलियर क्या है यार, कुछ हो तो नहीं ना, आप कैसी बातें कर रहे। फिर मैंने अपने 3 मित्रों को बुलाया, वो मित्र जो कि इस अनुभव से परिचित थे, उन्हें भी वो अनुभव हुआ था, मुझे पता है। मैंने उन लोगों को कॉल किया, मैंने कहा यार अगर हो सके तो मेरे पास आओ, मेरे पास कुछ चीज है, मैं तुम्हें उससे गुजारना चाहता हूँ। वो भी आए, वो गुजरे, उन्हें भी रिकॉल हो गया। अब बड़ा तमाशा, उनको रिकॉल हो रहा है और किसी को करा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, बात समझ में आ नहीं रही। सूत्र हाथ लग गया है, ताकत हाथ लग गई है, उपयोग हाथ नहीं लगा। फिर धीरे धीरे इसी पे आगे चल के काम हुआ। ज्योतिष, अध्यात्म के अपने अनुभव, मेरी कुंडली के कुछ ग्रह,
काफ़ी सारी चीज़ें इस पे लगी और फिर जाके हम इस ऊर्जा को ऐसा कंट्रोल कर पाए, कंट्रोल शब्द सॉरी क्षमा है, इस ऊर्जा के प्रति तो मैं नतमस्तक हूँ। कंट्रोल नहीं बल्कि हम इस ऊर्जा को ऐसा बना पाए हैं अपने जीवन में कि हम इससे अनुग्रह कर सकते हैं कि फला व्यक्ति को फला रोग है, तुम इसके साथ ऐसा करो कि इसके रोगों से इसे मुक्त करो। बस कुछ इसी तरीके की बात है, एक प्रार्थना समझ लो, सीख ली। लेकिन वो प्रार्थना जैसे एक पंडित आपको बताता है कि ऐसे ऐसे एक प्रार्थना करना, एक संचालक आपको बताता है ऐसे ऐसे ध्यान करना, बस हम लोग भी जब किसी को बताते हैं तो बताते हैं कि तुम ऐसा ऐसा बस पालन करना, अपने पालन में तुम शुद्ध रहना, हमारी तरफ से पूरी शुद्धि है। और जो लोग भी, ऐसा मैं कह रहा हूं, हम 100% इलाज की बात करते हैं, लेकिन फिर भी 5-7 लोग होते हैं जो ठीक नहीं होते। वो वही 5-7 लोग होते हैं जो पालन नहीं करते, जो समझते हैं हमने तो पैसा दे दिया काम हो जाएगा। केवल पैसे से नहीं होता काम होता है उस चीज का पालन करने से। यहाँ तक आ जाने से ही ध्यान नहीं घटेगा, यहाँ आने के बाद वो नियम पालन करना पड़ेगा, तब ध्यान घटेगा। सखा को कोई भी व्यक्ति गलत बोलने से पहले अपने अंदर एक बार झांक के देखना, क्या मैंने जो बातें कही थी तुमने मानी? और अगर तुमने मानी है और फिर अगर तुम्हारे अंदर से गुदगुदी ना उठे तो मैं अपराधी हूं। लेकिन अगर जो मैंने कहा हाँ आपने पालन तो किया नहीं, हाँ फिर बोले सखा जी कुछ हुआ नहीं, तो इसमें अपराधी मैं नहीं हूं। जिस तरीके से मैं अपने को निखारने के लिए स्वयं का चिंतन करता हूं, अध्यात्म का अर्थ होता है मेरा अध्याय। आपको भी अपना चिंतन करना पड़ेगा कि आपने कहां पे भूलें की। यहाँ पे ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि किसी के कुंडलनी जागरण हुए हैं, किसी को और तरीके के अनुभव हुए हैं, दिव्य अनुभव हुए हैं, उन्होंने मुझे आके साइड में बताया है। मैं यहाँ उन लोगों को खड़ा करके कोई तमाशागिरी नहीं करना चाहता कि देखो इस शिविर में ये अनुभव हुए, लेकिन वो वही व्यक्ति हैं जो आप लोगों से ना बोल रहे थे, ना कुछ कह रहे थे, समय से पहले पहुंच रहे थे, पूरे तरीके से वो चीज़ कर रहे थे जो बोली जा रही थी, और उन लोगों को अनुभव होने लगे। यहाँ इतने लोग दिखाई देते हैं लेकिन एक लड़की नहीं दिखाई देती, वो चांदनी, वो उस बच्ची की माँ है, वो खुद भी बच्ची लगती। वो चांदनी इस समय अपने कमरे में है और उसका सहस्त्रार्थ एक्टिव है। क्या किया उसने? कोई ध्यान नहीं किया, सिर्फ एक अबोध बालक की तरह जो बोला गया बस कर दिया। वो कमरे में पड़ी हुई सुबह से, उसको उठा नहीं जा रहा। तो मैंने भी कहा है तुम्हें कोई जरूरत नहीं नियम पालन करने की, तुम उससे मुक्त हो। जो प्यारे हैं वो मुक्त हैं। तो ये जो हमारा सखा वेलनेस है, ये हर चीज का इलाज करता है। हमने कैंसर का इलाज किया, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी कैंसर वाला आए उसका इलाज कर देंगे। हम लोग पहले जांच करते हैं, हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं। आपकी कुंडली का एनालिसिस, एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें कई बातें पूछते हैं, आपके विचार, आपकी चीजें, और जितना ईमानदारी से फार्म भरा जाएगा उतना ईमानदारी से चीजें निकल के आती हैं। कई बार लोग फार्म भी ऐसे भरते हैं जैसे कि पता नहीं कोई शादी के लिए भर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी IAS की तैयारी के लिए भर रहे हैं। तो फार्म में भी झूठी झूठी बातें लिखते हैं, प्रलोभन की बातें लिखते हैं, तो इसीलिए फिर उनकी कुंडली का भी लेते हैं। तो कुंडली से सब पता लग जाता है कि कितनी बातें तुम मुंह से कह रहे थे, कितनी तुम्हारे अंदर से, उससे मैचिंग हो जाती है, फिल्टर हो जाता है। फाइनली समय निकल के आता है कि इतने समय अगर व्यक्ति इस नियम का पालन कर लेगा तो हो जाएगा। फिर वो फाइल मेरे पास आती है और मेरे पास से आके गुजर के पता नहीं मैं क्या करता हूँ। कभी मैं कह देता हूँ यही वाली बात बता दो, कभी मैं कहता हूँ नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, कुछ और होगा। मालूम है दो ग्रह हैं, छाया ग्रह जिसको ज्योतिष में बोला जाता है, एक राहु एक केतु। ये ससुरे दोनों की बिल्कुल अलग अलग चाल है। और राहु केतु जब तक दोनों ही किसी व्यक्ति के बैलेंस नहीं है तब तक कोई व्यक्ति अच्छा ज्योतिष नहीं हो सकता। दोनों चीजें चाहिए, कैलकुलेशन भी चाहिए और इंट्यूशंस भी चाहिए।
कैलकुलेशन इज नॉट एवरीथिंग, इंट्यूशंस का भी एक बड़ा रोल है। दोनों चीजें चाहिए। तो मेरी इंट्यूशंस पावर बहुत ज्यादा है और मेरी एक टीम है जिसकी कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी है। हम दोनों मिलके काम करते हैं। उनके बगैर भी मैं कुछ नहीं और मेरे बगैर भी वो कुछ नहीं। ऐसा समझो कि तुम्हारे पास इंटरनेट का कनेक्शन है, तुम्हारे पास एक अच्छा लैपटॉप भी है, लेकिन बीच में एक मॉडेम चाहिए। अगर मॉडेम नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा। इंटरनेट भी बेकार और सब बेकार। मॉडेम का नया नाम ब्लूटूथ भी है, मॉडेम का नया नाम जो है डाटा के लिए जो होती हैं चीजें वो भी है। अगर वो नहीं है तो आप में कोई काम नहीं करेगा। उसी तरीके से इस पूरी व्यवस्था को जो मैं चला रहा हूं सखा वेलनेस की, अगर मैं कहूं, मेरे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा समझ रखते हैं। ललित है, वो खुद डॉक्टर की डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, उसको डॉक्टरेट करवा रहे हैं। साथ साथ वो बहुत अच्छी स्टडी करता है। ज्योतिष के और भी लोग हैं, सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं और टीम भी है अलग से जिनसे हम सलाह लेते हैं। तो वो जो चीजें हैं काम करती हैं, लेकिन अगर मुझे हटा दो तो सब जीरो हो जाता है। इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है, लेकिन मेरा एक रोल है, मॉडर्न वाला रोल है। और मैं एक ही चीज के लिए चिंतित हूं सखा वेलनेस की उसमें कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है और यही गुण वाला कोई दूसरा नहीं आता तो फिर सखा वेलनेस कैसे काम करेगा। ये एक थोड़ा चिंतन का और चिंता का विषय लगता है। लेकिन नहीं, उसकी भी विधियां हैं। परमात्मा उसके लिए भी तैयारी कर रहा है। कुछ लोग मुझे मिल गए हैं जिनके उस तरीके के प्रतिभाएं हैं, उनको अभी से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। निश्चित ही ये मॉडर्न कभी खाली नहीं होगा और भविष्य में और भी लोग तैयार किए जाएंगे जो ये काम करें। लेकिन अभी जो सेंटर चलते हैं उन सेंटरों को इस पे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ वहां पे वो थेरेपी देने का काम करते हैं। सारा प्रोसेस जो है वो वहीं से होता है। दुनिया के कोई भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति अगर इसको ले रहा है तो वो मेरी निगाह से गुजरी है बात तभी ले रहा है, बिना मेरी निगाह से गुजरे नहीं लेता। तो ये कुछ अद्भुत चीज है। ऐसा समझो परमात्मा हाथ लग गया। आप यहाँ पे जितनी चीजें देखते हैं, पंखा, जमीन, ये माइक, ये लैपटॉप, मेरा चश्मा, मेरे कपड़े, आपके कपड़े, जो भी चीज है, एवरीथिंग, सब जगह हाइड्रोजन है। परमात्मा का पहला सेल, कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे पहले आए इस जगत में और उसके बाद जो है शुरुआत हुई कि अब हमें जगत का बढ़ाना है। तब सबसे पहले बृहस्पति आए। बृहस्पति ने समाज की रचना और संसार की रचना का आरंभ किया। तो जो शास्त्रों में लिखा है, जब वैज्ञानिकों से पूछो तो वैज्ञानिक कहते हैं ये जो सेल है, ये जो अणु बोल लो, सेल बोलो, है ना, मॉलिक्यूल बोल लो, शब्दों में मत पड़ जाना। मेरे शब्द ऐसे ही रहते हैं, अनपढ़ आदमी के शब्दों में मत पढ़ना, उसकी इशारे को पकड़ना। तो मॉलिक्यूल जो है ये पहला मॉलिक्यूल है जो इस ब्रह्मांड में आया। पहला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, प्योर। लेकिन उसी हाइड्रोजन से हीरा बना है, उसी हाइड्रोजन से तुम बने हो, उसी हाइड्रोजन से मोती बना है, उसी हाइड्रोजन से पंखे बने। तो ज्योतिष लोग कई बार कहते हैं कि जो आपने जो है हमें ये पैथी दी, आप ज्योतिष करते हैं लेकिन आप तो कोई अंगूठी रतन रतन नहीं बताते। कभी कभी वो भी बता देते हैं कि थोड़ा फास्ट प्रोसेस के लिए हो जाए। तो हम कहते हैं हम तुम्हें हीरा नहीं पहनाते, हाइड्रोजन देते हैं और इस तरीके से उसके साथ कुछ बातें करते हैं कि वो हाइड्रोजन सीधे हीरे वाला तत्व तुम्हारे अंदर पैदा करता है। हम तुम्हें रेमेडीज के रूप में मोती नहीं पहनाते, लेकिन हाइड्रोजन को ही इस तरीके से निवेदन करते हैं कि तुम्हारे शरीर में मोती वाली शांति पहुंचाए। ये ट्रिक है। लेकिन कई लोग समझते हैं मशीन ही सब कुछ कर रही है। मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, ये हाथ जोड़ के इसलिए क्योंकि कई लोगों ने इसमें नुकसान किया, बहुत नुकसान किया। नुकसान ये किया कि उन्हें लगा कि मशीन ही तो सब कुछ करती है, और मशीन तो मार्केट में 80,000 रुपए से लेकर और 40 लाख रुपए तक की मौजूद है। 80,000 से लेकर 40 लाख रुपए तक की मशीन मौजूद है। कौन सी लोगे तुम्हें पता भी नहीं। हम लोगों का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मशीन का भी हमने शुरू किया, लेकिन बाहर है, विदेश से आती। यहाँ तो इंडिया में सुविधा नहीं है, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, थोड़ी महंगी तो है। लेकिन
कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा किया, उन्होंने कहा कि सखा जी मशीन जो है वो 8 लाख की देते हैं, मार्केट में हमें 4 लाख वाली भी मिल रही है तो हम 4 लाख की ले लेते हैं। उन्होंने 4 लाख की मशीन ले ली। फिर उन्होंने कहा कि सखा जी कहते हैं कि रागा से होता है, तो उन्हें एक ज्योतिष से होता है। उन्हें एक ज्योतिष के पास 2100 रुपये ले जाके दिए। उन्हें हमारी बेटी की कुंडली में जरा बताओ कौन कौन से ग्रह खराब हैं, उसने वो बता दिए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अब एक रागा की भी किताब उठा के कोई पढ़ लेते हैं, कौन सा रागा क्या होता है। और उनने राग या पता नहीं हजारों राग हैं, उठा के उनने एक राग, अब बेटी को उन्होंने कहा चलो भैया हो जाओ शुरू। हमने बचा लिए 3.5 लाख रुपए, और फिर अपने बच्चों के साथ या बीमार के साथ प्रयोग करते हैं और उन्हें बर्बाद कर देते हैं, और ज़्यादा धक्का दे देते हैं बुरी स्थिति में। और फिर हमसे संपर्क करते हैं कि सखा जी बताओ। अरे सखा जी मशीन तो हमारे पास है, बस आप बता दो। मैं कहता हूँ किसी डॉक्टर से जाके कहना कि आप ऑपरेशन करने जा रहे हो, हमारे घर वाला चाकू ले लो। कोई करेगा क्या? कोई डॉक्टर तुम्हारा चाकू तो चाकू, ये पेटी तो फाड़ना है, वो वाला भी फाड़ता, तुम्हारा वाला भी फाड़ देगा। चलो छोड़ो चाकू की बात, सचिन तेंदुलकर से कहना अपना बल्ला नहीं, हमने हमारा वाला ले जाओ, खेल लो जाके, सेंचुरी मार के दिखा दो, दिखा देगा। हमसे कहते हो कि मशीन तो हमने ले ली, बस आप बता दो। नहीं हो सकता। हम अपने ही यंत्रों से खेलेंगे जिसकी हमें समझ है, क्योंकि उसमें डेंसिटीज और बहुत तरीके की चीजें होती, हमें पता है कि उसके साथ हमें कैसे खेलना है, हमें बिल्कुल मैत्री हो चुकी, तो हम काम कर लेते हैं। तो फिर फाइनली वो लोग फिर आते हैं, फिर वो मशीन भी लेते हैं, फिर वो मशीन भी लेते हैं, 8 लाख रुपए भी देते हैं। अब सोचो उनका सिर्फ अपने प्रयोग करने के चक्कर में। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आप बोलें कि एक कुर्ता बनवाने में 500 रुपया जाता है और हम इसको अपने घर में बना लेंगे, और उसको बनाने के लिए आप 30,000 रुपए की मशीन खरीद लाओ। अगर सारे काम तुम अपने लिए कर लोगे, सब कुछ अपने हाथ ही कर लोगे, तो भाई जगत तो फिर रुक जाएगा। जगत को भी तो आगे बढ़ना है, सबको काम की जरूरत है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे जो बातें कही, निवेदन के साथ कही कि मेरी बात सुन के कहीं ऐसा ना करना कि कल जाके मशीन खरीद के बीमारी ठीक करने लगो, बहुत नुकसान हो सकते हैं। वो नुकसान बहुत अलग प्रकार के हैं, वो तो आपको अलग अलग तरीके से पता चलेंगे जब होंगे। बिना ध्यान भी तो कहते हैं कि बिना किसी की गाइडेंस के मत करना, वरना ध्यान से भी विक्षिप्तता आ जाती। जबकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कोई नुकसान नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कोई नुकसान नहीं करता, ये सिद्ध है। लेकिन नुकसान करती है तुम्हारी खोटी सोच। उसका क्या करोगे? कोई रागा नुकसान नहीं करता, कोई नुकसान नहीं करता किसी तरीके का ज्योतिष, लेकिन तुम्हारी खोटी सोच को कहां ले जाओगे, वो बहुत सूक्ष्म सी बात है। एक स्त्री के साथ सोना और एक स्त्री के साथ प्रेम में सोना, गुण बदल जाते हैं। तो बस इतना सा ही मुझे कहना था। मैं आप सबको एक संगीत लगा के छोड़ देता हूं। आप सब लोग नाच लो, क्योंकि आप सब तो यही आता है। मैं तो आपको अगर ले चलता तो उस यात्रा पे ले चलने के लिए आपको निमंत्रण देता हूं, जिसमें अंत में मैं कह सकूं कि जिसे बैठना आ गया उसे सब आ गया। जिसे बैठना आ गया उसे, बैठने का मतलब बैठने से नहीं, बैठने का मतलब ठहरना, जहां हो वहीं। जिसे महावीर होना आ गया, मैं तो उस ध्यान की तरफ तुम्हें ले चलना चाहता हूं। मैं तुम्हें डायनेमिक और कुंडली से गुजारना जरूर चाहता हूंगा, आप सब गुजर भी चुके हो, लेकिन थोड़ा सोच के देखो, ओशो को कौन ध्यान करवाता था? डायनेमिक कुंडली क्या ओशो ने किया था? नहीं किया था। लेकिन वो जहां बैठे हैं वहां पे बैठ के ठहर गए। बैठना आ गया तो सब आ गया। आज शिविर का अंतिम दिन है। अभी दोपहर में 2 बजे से, आप लोगों के भोजन के पश्चात 2 बजे से यहाँ संकल्प उत्सव होगा, और आप सब देखना कि मैं किसकी माला छीनता हूँ और किसकी नहीं छीनता हूँ।
2 बजे से संकल्प उत्सव यहाँ पे होगा। शाम को आप सबके लिए पार्टी है, मस्ती, नाचो कूदो, आतिशबाजी भी होगी, सब होगा, बढ़िया से करेंगे। अरे जरा चमक के करेंगे चीजें। मोबाइल आपके अभी मिल जाएंगे, मोबाइल आपके अभी मिल जाएंगे। आप सब लोग अपनी गप्पे मारने के लिए, प्रेमी प्रेमिकाओं को जो भी धंधा है सब देखने के लिए मुक्त हो। तो आपको एक छोटा सा गीत लगा देता हूं और मैं यहाँ से विदा लूंगा। जो मित्र सुबह जिनको मैंने कहा उनका मैं 11 बजे प्रतीक्षा करूंगा अपने रूम में, एक एक करके सबसे मिलूंगा। आप लोगों से यहाँ फिर दोपहर में 2 बजे मिलूंगा। और अब आपके पास मोबाइल है, चल मेरे दिल खुला है, मैं खाना तो होगा ही होगा, लेकिन आप लोगों के पास समय देखने के लिए भी चीज़ें होंगी। तो इस 15 मिनट का बस एक संगीत लगाऊंगा, आप लोग नृत्य करें, अपने आनंद को बढ़ाएं और उसके बाद आप लोग वहीं ऑफिस में बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा सकते हैं। मोबाइल छाप के सबके रख लिए जाएंगे, पूछ के एक एक मोबाइल आपको वापस कर दिया जाएगा। ईमानदारी के साथ अपने ही मोबाइल लेना, इतना ही बस। मेरी कोई बहुत आप लोगों से, जहाँ मेरी कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा, खड़े हो गए नाचने के लिए जी। मैंने भी एक छोटा सा निर्माण किया है जी नोएडा के बिल्कुल नज़दीक है, ग्रेटर नोएडा। जी जी बिल्कुल जानता हूँ। काम चल रहा है अभी, रेगुलर ध्यान गतिविधियाँ वैसे चलती रहती हैं। जी मेरा निवेदन आपसे है कि कभी मैं अपनी मंत्री को बिल्कुल स्वामी जी। देखो स्वामी जी कह रहे हैं कि इन्होंने नोएडा के पास में ग्रेटर नोएडा जगह है, वहाँ पे एक जो भी आश्रम ध्यान कक्ष जो भी बना रहे होंगे वो कर रहे हैं और वहाँ निरंतर ध्यान चलेंगे। स्वामी जी का निवेदन है कि अगर अभी कभी बुलाते हैं तो मैं जाऊं। मैं स्वामी जी आपसे कह रहा हूं, आप कभी भी बुलाएंगे मैं आऊंगा। और वहां पे ये सारे सन्यासी, मेरी एक आदत है, जैसे यहाँ सर बैठे हुए हैं तो सर के आश्रम के लिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कभी जाने का मन हो एक नया और अनुभव लेने के लिए तो सर के आश्रम में भी जाओ, देखो जाके वहां पे भी किस तरीके से बातें करते हैं, कैसा इनका जीवन है, कैसी ये चीजें दे रहे हैं। आपके यहाँ भी भेजूंगा, आपके यहाँ भी जाएं, लोगों को जाना चाहिए। अरे कोई मैंने ठेका ले रखा है कि सब यहीं आओ, है ना? सारे यहीं आ जाओगे, मैं तो केले ला के भाग जाऊंगा। इतने केले कहाँ से लाऊंगा? तो सब जगह केले खाओ। पूरे जमाने में ओशो सन्यासी इतने प्यारे प्यारे तरीके से काम कर रहे हैं। और स्वामी जी दूसरी चीज, मेरे से जो सहयोग हो सके आप बेझिझक मित्रवत कह सकते हैं, मेरा सहयोग भी होगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं समझ के साथ साथ सहयोग भी देने को और सहयोग भी लेने को अच्छा मानता हूं और उससे दुनिया जल्दी अच्छी हो सकती है। मेरी और आपकी यात्रा लगभग बराबर चल रही है। जिस समय आपने महाकुंभ की आयोजन किया था ऋषिकेश में जी उसी वर्ष मेरठ में मैंने एक विश्व ध्यान उत्सव दिवस का कार्यक्रम 10,000 विद्यार्थियों का सामूहिक ध्यान कार्यक्रम किया था। अरे वाह सुंदर। आपके संज्ञान में हो? हाँ मुझे कुछ सुनने में आया था, मैं निश्चित ही उधर कभी गया। मेरा समझ एक और स्वभाव है, मैं ज्यादा खोजबीन नहीं करता। नेट पे मेरा नेट हर समय खुला लोगों को दिखता होगा, लेकिन मैं नेट पे ज्यादा नहीं रहता। मेरा काम ऐसा है कि मुझे मैसेजेस आते रहते हैं। लेकिन सुना था, एक मुझे आया था कहीं मेरठ में, हाँ हुआ था। हाँ तो ठीक है स्वामी जी, अच्छा है, अपने ढंग से सब प्रयास करेंगे। ओशो को आप भी प्रेम करते हैं, हम भी करते हैं, आप सब भी करते हैं। हम सब ओशो के पुत्र हैं और हर पुत्र का हक है कि वो अपने तरीके से अपने पिता का काम करे। लेकिन अगर सारे पुत्र मिलके करेंगे उसका सौंदर्य अलग होगा, क्योंकि तब समस्या एक होगी और समाधान करने वाले बहुत होंगे। लेकिन सब अलग अलग काम करते हैं तो सबकी समस्या होती है, सबके समाधान होते हैं, बड़ी भारी बात हो जाती है। सेवा की का बहुत पहले से काम और मैं सम्मान करता हूँ कि आप उनके जो बात करते हो सबके सामने, वो निश्चित ही थोड़ा सा ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन वो मीठी दवा है, बहुत ही मीठी। नहीं स्वामी जी, आप सब जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हो, निश्चित कह रहा हूँ मेरे प्रति आप इतना तो कम से कम जरूर ही मुझे अनुग्रहित करना कि मेरे संबंध में आपको अच्छा बुरा जो भी दिखे वो कहना आपका फर्ज होना चाहिए। दुनिया तक सूचना देना, सखा से अच्छा बुरा इतना तो जरूर सीखो कि जो भी हो वो कहो। और अभी कोई विदाई नहीं हो रही कि आप लोग आके अपना सब कहने लग जाओ। भाई अभी शाम तक नाचना कूदना है, मौज करनी है, अभी खाना पीना है, अभी बच्चे ने हमारे केक काटना है। ये कन्हैया जो है केक काटने के लिए उतावला है।
उसको केक काटना है। और आज ही मेरा जन्मदिन है, अगर टेक्निकली देखा जाए, कल नहीं था, आज है। रात को 1:26 पे मैं पैदा हुआ था, टेक्निकली वो आज का दिन है जो मेरा जन्मदिन है। तो शाम तक आप सब उपस्थित रहेंगे, शहर के और भी मित्र आएंगे जो यहाँ उनको परमिशन नहीं थी क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो सब भी आएंगे और एक बढ़िया सा उत्सव होगा। मोबाइल आपके पास है, जो करना चाहो उस पर आप स्वतंत्र हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। थोड़ा मैंने आप लोगों को अगर अनजाने में कोई ठेस पहुंचा दी हो तो उसके लिए मुझे माफ मत करना।